हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? जैसे भी हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ पिछले ही लेक्चर का एक पार्ट्स है, जिसमें हमने डील किया था क्या SN1 रिएक्शंस का कुछ प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसी से रिलेटेड आज कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा कंसेप्ट जो हो इस तरह बिल्डअप हो, ताकि हमको आगे चलकर अगर उस तरह के प्रॉब्लम आते हैं तो हमको वहां पे गलत नहीं करना है। ये माइंड सेटअप होना चाहिए। थियोरेटिकल चीजें अलग है और उस पे क्वेश्चन सॉल्व करना वो अलग चीजें हैं। थियोरेटिकल आपके बोर्ड पॉइंट्स ऑफ व्यू से है, और जो क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वो आपके कंपटीशन लेवल के लिए है। यानी कि आप किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जेई का हो, नीट का हो, या स्टेट इंजीनियरिंग का हो, या कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होता है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। सब्जेक्टिव पढ़ लेना वो अलग चीजें हैं, उस सब्जेक्टिव को अप्लाई करना ऑन क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंस होता है। और इसको जो अप्लाई कर लेता है वही क्या होता है, सक्सेस होता है। तो हम कैसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस क्वेश्चन इज पर्टिकुलर फ्रॉम दिस सेक्शन, जैसे ये SN1 का है कि SN2 का है, उसके लिए हमने आपको पूरा डिटेल डिस्कस किया है। तो हम आइए देखते हैं कि किस तरह से और इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कि आप SN1 तो हमेशा लिखा नहीं रहेगा कि ये SN1 रिएक्शन है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। आपको आइडेंटिफाई करना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन कंडीशन आप रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये आपको डिसाइड करना है। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है प्रिडिक्ट द predicts the increasing order of reactivity towards SN1 reaction। SN1 रिएक्शन कह रहा है कि प्रिडिक्ट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। इसमें देखो हमारा जो फर्स्ट है वो ये दिया है। फर्स्ट सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा ये दिया है। थर्ड जो ऑप्शन है ये दिया है। और जो फोर्थ ऑप्शन है ये दिया है। ये चार कंपाउंड्स दिए हैं और बोल रहा है कि इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, यानी सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, SN1 लिख दिया है तो आपको सिंपल है। SN1 जब लिख दिया है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। और देखो अब तीनों ही केस में कार्बोकेटाइन बनेंगे। तीनों ही केस में कार्बोकेटाइन जब बनेंगे तो क्या बनेंगे, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर तुमने पिछला लेक्चर कवर किया है, उसको पढ़ा है, तो ये देख सकते हो कि यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी तो सेम है। अब हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, स्टेबिलिटी तीनों का सेम होगा, तो रिएक्टिविटी को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सबसे फास्ट होगा। तो हम वहां पे क्या देखेंगे, लिविंग ग्रुप, यानी कि जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा वो सबसे पहले जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। अब देखो मैंने लिविंग ग्रुप का जब लेक्चर लिया था तो उसमें बताया था कि बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, जो निकलने के बाद स्टेबलाइज हो। तो हेलोजन फैमिली में मैंने बताया था कि जिसका चार्ज साइज ज्यादा होगा, जो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा उसका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा, यानी कि वो अपने चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। यानी कि चार्ज को स्टेबलाइज किया यानी कि स्टेबल हुआ, तो निकलने के बाद जो स्टेबलाइज होगा वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। और जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा वो इजिली डिपार्ट्स होगा सबस्ट्रेट से,
और जब इजिली डिपार्ट होगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट केस में दिया है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो अगर यहाँ से डिपार्ट कर रहे हो फर्स्ट स्टेप में तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। तो ये देखो ये कुछ इस टाइप का कंडीशन आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आया यानी कि ये हुआ हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और प्लस यहाँ पे क्या बना, Cl लिविंग ग्रुप, Cl माइनस। यहाँ पे अगर देखो देख रहे हो इस कंडीशन में, तो यहाँ पे देखो ये जब डिपार्ट होगा तो यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, ठीक। ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और यहाँ पे जब आया तो ये क्या बना, Br माइनस, यानी लिविंग ग्रुप हमारा ब्रोमाइड्स आयन है। यहाँ पे देखो तो ये जो होगा यहाँ पर भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बने, तो ये प्लस चार्ज, और यहाँ पे आयोडाइड आयन। यहाँ पे देखो सेम कंडीशन, तो ये बना, ठीक। यहाँ पे आया फ्लोराइड आयन। अब देख रहे हो कि अगर तुमने रिएक्टिविटी पूछा है, अगर कार्बोकेटाइन में डिफरेंस रहता है कि कहीं 2 डिग्री बनता है, 3 डिग्री बनता है, 1 डिग्री बनता है, तो हम वहां पे कार्बोकेटाइन को कंसिडर करके जो बेस्ट जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है उसकी रिएक्टिविटी फास्ट होती। यहाँ पे देखो इक्वल है, ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यानी जो तीनों कंडीशन में क्या बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो जब कंडीशन चारों सेम हो तो वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है। डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, डिफरेंट जहां पे क्रिएट होगा, तो हमारा इस रिएक्टिविटी का डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि ये जो निकला हुआ है लिविंग ग्रुप, वो सबसे पहले कौन निकलेगा, और सबसे पहले वो निकलेगा जो कौन बेस्ट स्टेबलाइज होगा। यानी कि साइज देखो तो आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा, इस पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, मोर पोलराइज्ड होगा। यानी कि पोलराइज्ड यानी कि ये आयोडीन है, इसका जो चार्ज होगा कुछ इस टाइप के दूर पे होगा, यानी जितने चार्ज दूर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। यानी कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर उसके बाद ब्रोमाइड आयन स्टेबल होगा, फिर क्लोराइड आयन होगा, और सबसे लिस्ट में ये होगा। यानी कि इन ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी, फोर्थ की। फिर उसके बाद फोर्थ हुआ, फिर उसके बाद क्लोरीन, यानी कि ये है साइज में, तो 1 की। फिर उसके बाद ये सेकंड की, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव थर्ड। तो ये हुआ हमारा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है क्या, कार्बोकेटाइन बनाओ, यदि कार्बोकेटाइन में डिफरेंस है उसके बेसिस पे जाओ, यदि कार्बोकेटाइन सब में सेम बन रहा है तो जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये इस पर ध्यान देने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिडिक्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये था इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो फर्स्ट जो हमारा सबस्ट्रेट है, ये है, दूसरा जो है ये है,
थर्ड जो है ये है, एंड फोर्थ जो है ये। अब कह रहा है कि प्रिडिक्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। अब ये चार ऑप्शन दिया हुआ है कि बोल रहा है कि SN1 के रिस्पेक्ट में इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर लिस्ट में। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखोगे तो क्या, कैसे आप इस प्रॉब्लम पे तुम जाओगे, कैसे इसको प्रिडिक्ट करोगे कि कैसे हम इसका रिजल्ट निकालें। तो रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो कि जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है सबस्ट्रेट में। तो हमारा ये देख रहे हो, ये जो है, ये 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 क्या है, इस सब में कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। यानी कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इस चार ऑप्शन में हमारा जो कॉमन क्या है, ये पार्ट है। यानी कि हमको उससे रिएक्शन का, हमको उससे आंसर नहीं निकलने वाला। तो जिस भी क्वेश्चन में जो कॉमन पार्ट्स होता है वो रिएक्शन, वो जो आंसर को डिसाइड नहीं करता है। अब हम देखेंगे क्या है कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। तो डिफरेंस देख रहे हो यहाँ पे, इस कार्बन से दो मेथाइल ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन है। इस कार्बन से तीन मेथाइल ग्रुप अटैच है, इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन अटैच है। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख दें, इसी के फॉर्म में, तो ऐसे लिख सकते हो। और इस कार्बन से दो हाइड्रोजन और एक मेथाइल ग्रुप अटैच है, इसको ऐसे भी लिख दो, ये ये है। तो हमारा जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ये वाला पॉइंट होगा। ये पॉइंट हमको डिसाइड करेगा कि हमारा जो रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। यानी कि हमको आंसर इससे मिलने वाला है, न कि इस पार्ट से। क्योंकि जो कॉमन फैक्टर होता है वो डिसाइड नहीं करता है, जो कॉमन नहीं रहता है, जहां पर डिफरेंस क्रिएट होता है, वो उस क्वेश्चन को, आंसर को डिसाइड करता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बोला था कि अगर तुमको SN1 आया तो फर्स्ट स्टेप में अगर रिएक्टिविटी पूछ रहा है, हाइड्रोलिसिस का रेट पूछ रहा है, सॉल्वोलिसिस पूछ रहा है, तो पहले क्या करना है, कार्बोकेटाइन बनाना है। अब कार्बोकेटाइन कैसे बनाना है, तो तुमको देखना है कि सबस्ट्रेट में लिविंग ग्रुप कहाँ पे है। अगर लिविंग ग्रुप देखो, यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या है, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड सब में कॉमन है। ये बेंजाइलिक कार्बन है, ये बेंजाइलिक कार्बन सब में कॉमन है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करो, कार्बोकेटाइन को जनरेट करो, यानी कि इस लिविंग ग्रुप को बाहर करो और कार्बोकेटाइन बना दो। तो फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे किया, ये CH3H, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी कि CH2 प्लस और ये Br माइनस। ठीक, यहाँ पे निकालो। तो यहाँ पे भी जब निकालोगे तो ये कुछ कंडीशन बनेगा, CH2 प्लस और ये Br माइनस। यहाँ पे भी अगर तुम कार्बोकेटाइन जनरेट कर रहे हो, ये बना। यहाँ पे तुम अगर जनरेट किए तो कुछ इस सिचुएशन आएगा, ये बना। सब में Br लिविंग ग्रुप है, Br माइनस। तो ये लिविंग ग्रुप कॉमन है, तो लिविंग ग्रुप का जो रेट होगा वो सिमिलर होगा, कोई उसमें डिफरेंस नहीं होगा। अब देखो ये कार्बोकेटाइन बना। अब ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को तुम चेक कर लो।
तो देख रहे हो यहाँ पे क्या है, बेंजाइल कार्बोकेटायन, ये भी बेंजाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन, यानी तीनों में ही ये जो पार्ट है वो क्या है, कॉमन है, ये वाला पार्ट। ये देखो, यहां से हमको आंसर नहीं मिलने वाला है। अब यहां से आंसर नहीं मिलने वाला है तो हम आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये इसके साथ क्या है, कंजुगेशन में है, ये प्लस चार्ज है। अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या है, रिजोनेटिंग यानी हाइपर कंजुगेशन होगा। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये इसका रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे क्या है, वन हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में अगर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये नेगेटिव चार्ज इस पर डिलोकलाइज होगा, यानी ये H प्लस के फॉर्म में ऐसे पड़ा रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा और अल्फा पोजीशन पे क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, यानी कि वन हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे देखो कोई अल्फा हाइड्रोजन है, ये मेथाइल ग्रुप है, ये भी मेथाइल ग्रुप है, और ये भी मेथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतने ज्यादा ये चार्ज मिनिमाइज होगा, प्लस चार्ज। और जितने ज्यादा किसी भी एटम पे चार्ज को मिनिमाइज करना, यानी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। यानी कि ये चार्ज अगर मिनिमाइज हो रहा है हाइपर कंजुगेशन से तो स्टेबल होगा। तो ये वन टाइम मिनिमाइज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वन अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे जीरो अल्फा हाइड्रोजन है, ये चार्ज एज इट इज पड़ा हुआ है, मिनिमाइज नहीं होगा। यानी हम सिंपल वे में कह सकते हैं इसमें कोई भी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, थ्री हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी कि ये थ्री टाइम मिनिमाइज होगा। यानी कि ये क्या होगा, ये 80% मिनिमाइज फॉर्म में रहेगा, और 80% यदि मिनिमाइज फॉर्म में रह रहा है तो ये हाईली स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो टू टाइम मिनिमाइज हो रहा है तो वो इससे कम स्टेबलाइज होगा। तो हम तुम क्वेश्चन में गलती कहाँ करोगे, गलती ये करोगे कि तुम देखोगे कि इसमें सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट लगाकर और तुम आंसर क्या करोगे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा। तो नहीं, आपको यहाँ रुकना है और हाइपर कंजुगेशन को सोचना है, इंडक्टिव अप्लाई नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ये स्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पे थ्री अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है, टू अल्फा हाइड्रोजन है, टू अल्फा हाइड्रोजन। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ग्रेटर विल बी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, और ग्रेटर विल बी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इससे तुम क्या कंक्लूजन निकाले कि जिसमें जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग होगा उसका स्टेबिलिटी उतने ज्यादा होगा। कैसे, एक बार ये हाइड्रोजन रिलीज होगा तो ये मिनिमाइज होगा, चार्ज ये जाएगा, एक बार ये आएगा फिर मिनिमाइज होगा, एक बार ये आएगा फिर मिनिमाइज होगा। यानी ये 75% मिनिमाइज हो रहा है, ये 50% मिनिमाइज हो रहा है, और ये 0% हो रहा है, और ये 25%। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा ये है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लो क्या हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा थ्री हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव थ्री, उसके बाद मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ये बनेगा, यानी कि फोर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो वन, क्योंकि यहाँ वन अल्फा हाइड्रोजन है तो ये वन, और यहाँ पे जीरो है, यानी कि सबसे कम रिएक्टिविटी टू की हो जाएगी। तो ये है क्या है, कैसे आप रिएक्शन को अप्रोच करते हो, कैसे आप प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो, और कैसे उसका सोल्यूशन तुम निकालते हो। तो जो कॉमन फैक्टर है उसको आपको कंसिडर नहीं करना है, जो कॉमन फैक्टर नहीं है उसको आपको लेना है और उससे आपको आंसर को निकालना है। ओके, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं।
प्रिडिक्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी with with AgNO3 to give Kurdi white PPT। कह रहा है कि प्रिडिक्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ AgNO3 टू गिव करडी व्हाइट पीपीटी। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है? तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है, जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो ये है। जो थर्ड ऑप्शन है वो कुछ इस टाइप का है। और जो फोर्थ ऑप्शन है कुछ इस टाइप का है। ठीक है, ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं और कह रहा है कि प्रिडिक्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ AgNO3 टू गिव करडी व्हाइट प्रेसिपिटेट। आपको यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन दे दिया है, ऑप्शन दिया है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं दिया गया है, कोई क्लू नहीं दिया गया है कि ये किस तरह का रिएक्शन है। तो फर्स्ट क्लू आप क्या देखोगे कि हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड है, यानी कि कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड बना हुआ है। और कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड में हैलोजन क्या होता है, लिविंग ग्रुप्स होते हैं, यानी कि ये कुछ इस तरह का रिएक्शन है कि ये हैलोजन रिप्लेस होगा और कोई वहां पे आके ऐड होगा। ठीक है, यानी कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये SN1 है कि SN2 है, ये देखना है। तो मैंने अगर अपने पिछले लेक्चर आपने अगर देखा है तो उसमें ये मैं दिखाया था कि SN1 रिएक्शन में जो होता है कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, यानी कि हैवी मेटल कैटलिस्ट लाइक सिल्वर आयन एंड लेड आयन। तो यहाँ पे क्या है, AgNO3। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, AgNO3 यानी कि ये एक्वस फॉर्म में होगा। अगर ये नहीं लिखा है तो भी आपको मानना होगा कि ये एक्वस फॉर्म का ही दिया है। ठीक है, आपको हर चीज क्वेश्चन में नहीं देता है। आप उस लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस की, जेई मेंस की, नीट की, एम्स के लिए, तो आपको वहां हर कुछ नहीं देगा। वहां पे आपको खुद डिसाइड करना होगा और आगे प्रोसीड करना होगा, क्योंकि हर छोटी पॉइंट नहीं लिखा रहता है। आपको वहां पे क्या करेगा, उलझाएगा। आप ये क्वेश्चन देखोगे और सोचोगे कि क्या करें, कैसे करें, तो वहां पे उलझने की जरूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले देखो सबस्ट्रेट क्या है। सबस्ट्रेट हमारा एल्किल हैलाइड्स, और एल्किल हैलाइड्स में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या है, लिविंग ग्रुप है, यानी कि ये लीव करेंगे। और लिविंग ग्रुप का कंसेप्ट हमारा क्या है, हमने SN1 में पढ़ा है। लिविंग ग्रुप का कंसेप्ट हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा इलिमिनेशन, वहां पे भी है, बट वहां पे हीट दिया रहता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया रहता, कुछ भी नहीं दिया है। क्या दिया है, डायरेक्ट AgNO3 यानी एक्वस AgNO3, ये आपको समझना होगा, ये आपको बताया नहीं रहेगा क्वेश्चंस में, तो आप ध्यान दो। अब करना क्या है कि कौन कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, तो तुमको पता होना चाहिए कि ये AgCl का प्रेसिपिटेट होता है, वो कर्डी व्हाइट PPT होता है। अब तुम क्या करोगे, गलती कहां करोगे कि कहोगे कि Ag प्लस बना, यानी कि Ag प्लस और NO3 माइनस,
यानी कि Ag प्लस क्या करेगा कि ब्रेक होगा, यानी कि AgNO3 ब्रेक होगा तो Ag प्लस Cl, AgCl बना लेगा और जो कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे NO3 ऐड हो जाएगा। होगा, ये आप सोचोगे, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हमारा एक्वस सॉल्वेंट है, और एक्वस सॉल्वेंट है तो एक्वस सॉल्वेंट में क्या है? वाटर है, और वाटर है तो वाटर के पास क्या है? लोन पेयर है। NO3 है, AgNO3, NO3 के पास नेगेटिव चार्ज है। वाटर जो एक्सेस अमाउंट में है, तो जो पता है जो एक्सेस होगा वो कंपीट करेगा, यानी कि हमारा वाटर वहां पे ऐड होगा, ना कि NO3। तो यहाँ पे कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो फर्स्ट स्टेप कह रहा है कि प्रिडिक्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ AgNO3। ओके, अब AgNO3 यानी कि यहाँ पे हमने AgNO3 को लिख दिया। ये सॉल्व करने का वे होता है। आप तुरंत देखोगे तुरंत टिक मार दो, ऐसे नहीं होता है। वन बाई वन जाओ कि रिएक्शन कह क्या रहा है, हमको करना क्या है। तो हमने AgNO3 यहां भी लिख दिया, ठीक, AgNO3 यहां भी लिख दिया। यानी AgNO3 लिखा तो ये SN1 के थ्रू जाएगा, आपको SN2 नहीं सोचना है, SN1 के थ्रू जाएगा। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन, यानी कि जो लिविंग ग्रुप है उसको बाहर फेंक दो, और यहाँ पे प्लस चार्ज बना, और ये बन गया हमारा AgCl। AgCl, और इसी के क्या होता है? करडी व्हाइट पीपीटी। यही होता है करडी व्हाइट पीपीटी, प्रिसिपिटेट, करडी व्हाइट पीपीटी। इस केस में भी देखो, इस केस में भी वही सेम करो, तो इस केस में भी वही करोगे तो तुम्हारा कुछ इस तरह कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। ये बना, ये कार्बोकेटाइन बना, प्लस क्या हो जाएगा? AgCl का व्हाइट पीपीटी आएगा। यहां पे करो, तो यहां पे भी तुम करोगे तो देखो यहां पे ये बना, ये 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 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, और यहाँ पे प्लस चार्ज, तो ये भी बना। इस केस में देखो, इस केस में भी अगर तुम कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज और प्लस AgCl। यानी कि तुमने ये दिखा दिया कि कर्डी व्हाइट पीपीटी क्या हो रहा है? सब में बन रहा है। तो वो तो डिसाइडिंग फैक्टर हुआ नहीं, क्योंकि जो सब में कॉमन है वो डिसाइड करेगा नहीं। अब जो बना हुआ है उसमें डिफरेंस देखो, ये कार्बोकेटाइन बना, ये कार्बोकेटाइन बना, ये कार्बोकेटाइन बना, और ये कार्बोकेटाइन बना। तो जो इसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, अब इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करो। अगर वहां पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रहता तो हम वहां लिविंग ग्रुप को चेक करते, तो ये सेम है, तो हमारा डिफरेंट कहाँ पे? यहाँ पे कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को तुम चेक करो। अब ये देखो ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन बोलते हैं इसको, तो ये ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन, इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन बना, ये क्या बना? ट्राईसाइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये बन गया हमारा ट्राईसाइक्लो प्रोपाइल, ट्राईसाइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ओके, ये देखो क्या बना? ट्राईसाइक्लो साइक्लोप्रोपाइल, ये बन गया ट्राई साइक्लो, ट्राईसाइक्लो साइक्लो प्रोपाइल
साइक्लोप्रोपेनियम, साइक्लोप्रोपेनियम कार्बोकेटाइन, और वो ब्रिजेट कार्बोकेटाइन बना है। ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल, ये ट्राईसाइक्लो होगा, ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपेनियम केटायन, ये ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपेनियम, प्रोपेनियम केटायन यानी कार्बोकेटायन, ये बना कार्बोकेटायन। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। तो आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि जब मैंने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को पढ़ाया था, उस टाइम हमने ऑर्डर लिखवाया था। तो इस केस में देखो, मैं बताया था कि यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक है। ये कंपाउंड कार्बोकेटायन बनने के बाद एरोमेटिक सिस्टम में जा रहा है, यानी कि 4n5 सिस्टम को फॉलो कर रहा है। sp2 हाइब्रिडाइज है, साइक्लिक है, प्लेनर है, यानी कि ये क्या है, एरोमेटिक सिस्टम है। यानी कार्बोकेटायन बनने के बाद ये क्या हो रहा है, एरोमेटाइज हो रहा है, यानी कि एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है, तो स्टेबल होगा। तो ये कार्बोकेटायन बनने के बाद स्टेबल हो गया, यानी कि एरोमेटिसिटी गेन किया, तो ये भी स्टेबल हो गया, यानी कि ये स्टेबल कार्बोकेटायन है। ये क्या है, यहाँ पे मैं बताया था कि यहाँ पे कार्बोकेटायन पे प्लस चार्ज है। अब कार्बोकेटायन पे प्लस चार्ज है, तो ये क्या होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 प्लस और ये माइनस, यहाँ पे ये इसके साथ पाई बॉन्ड, यानी कि ये भी रिजोनेंस में है। तो यहाँ पे अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका 7 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इसका भी 7 बनेगा। देखो कैसे, एक इसके साथ, एक इसके साथ, दो हुआ, दो इसके साथ आएगा, 4 हुआ, दो इसके साथ 6 हुआ, और एक ये है 7 बना। यानी कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों में क्या हो रहा है, 7 बन रहा है। बट ये जो है एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक नहीं है। तो मैं बताया था कि जहां पे भी एरोमेटिक सिस्टम होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक, ठीक है। इसके अगर कंपेयर करोगे, इसका और इससे कंपेयर करोगे, तो ये जो है वो मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। इसमें और इसमें हमने तो कंक्लूजन निकाल लिया, यानी कि ये जो बना है वो मोर स्टेबल है, यानी कि इसका जो रिएक्शन होगा वो फास्ट होगा एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी को गेन कर रहा है, 7 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। इसमें 7 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बन रहा है, बट ये एरोमेटिसिटी को गेन नहीं किया है, इसलिए ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। अब हमको कंपेयर करना इसको, इससे और इससे। इन दोनों में तो हमने कंक्लूजन निकाल लिया। अब हम इसको अगर कंपेयर करें, इसको कंपेयर करेंगे, तो यहां पे देखो सेम होगा, यहां पे भी 7 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे आएगा, ये CH2 है ही, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, तो ये क्या हुआ, इसके साथ पाई बॉन्ड में आएगा। फिर एक एक बार यानी कि 7 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना, और ये जो रिंग है कार्बोकेटायन बनने के बाद, ये जो रिंग है कार्बोकेटायन बनने के बाद ये एरोमेटाइज हो रहा है, यानी कि एरोमेटिक सिस्टम हो रहा है। तो ये जो है एरोमेटिक है, ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक भी है, प्लस 7 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, यानी कि एरोमेटिक नहीं है। ये देखो, ये क्लोरीन निकलने के बाद ये जो 3 पाई वाला, ये 3 मेंबर जो रिंग है साइक्लोप्रोपेनियम, ये क्या हो रहा है कि ये एरोमेटिक हुआ, और 7 इसके साथ डांसिंग रिजोनेंस भी है। तो यहाँ पे मैं बताया था कि ये इसके साथ क्या करता है, डांसिंग रिजोनेंस। ये इस पाई बॉन्ड, ये जो है इसके साथ डांसिंग रेजोनेंस, यानी कि यहाँ पे भी डांसिंग रेजोनेंस होगा, डांसिंग रेजोनेंस इसके रिस्पेक्ट में भी होगा, और इसके रिस्पेक्ट में भी होगा डांसिंग रेजोनेंस, यहाँ पे भी डांसिंग रेजोनेंस होगा। यानी कि यहाँ पे 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं डांसिंग रेजोनेंस के थ्रू। यहाँ पे भी 7 बनेगा, प्लस एरोमेटिसिटी है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी डांसिंग रेजोनेंस है इस प्लस चार्ज के पास। अब ये प्लस चार्ज कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होते रहेगा। तो ये प्लस चार्ज इस तीनों पे डिलोकलाइज हो रहा है, प्लस इस तीनों रिंग के साथ क्या है, डांसिंग रेजोनेंस। तो एरोमेटिसिटी भी है और डांसिंग रेजोनेंस भी है। तो यहाँ एरोमेटिक भी हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है, प्लस डांसिंग रिजोनेंस भी है। तो ये एरोमेटिक भी हुआ और डांसिंग
रिजोनेंस भी हुआ, ये केवल एरोमेटिक था, तो यहाँ पे इन दोनों के कंपेयर में ये क्या हुआ, मोर स्टेबल हो गया। बात क्लियर हुआ कि नहीं? इसको इसको कंपेयर किया, ये एरोमेटिक 7 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी 7 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसके थ्रू, डांसिंग रिजोनेंस के थ्रू, बट नॉन एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक, तो ये मोर स्टेबल इसके कंपेयर में। यहाँ पे आओ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डांसिंग रिजोनेंस है, ये पाई बॉन्ड कभी इसके साथ होगा, कभी ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, ये प्लस चार्ज यहाँ आएगा, पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, यानी इसके साथ होगा और इसके साथ, यानी कि यहाँ पे भी डांसिंग रिजोनेंस है और प्लस क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटाइज हो रहा है। तो ये डांसिंग रेजोनेंस प्लस एरोमेटिक, यानी इन दोनों के कंपेयर में ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और तुमको पता होना चाहिए इस यूनिवर्स का सबसे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या है, यही है। ठीक है, तो ये सबसे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, यानी कि ये सबसे फास्ट बनेगा, रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये है ब्रेड्स रूल। एक ब्रेड साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कंक्लूजन किया कि अगर ब्रिजहेड कार्बन पे, ब्रिजहेड कार्बन यानी कि इस कार्बन से ये भी कार्बन जुड़ा है और ये वाला भी कार्बन जुड़ा है, कुछ इस टाइप से है। ठीक है, तो ब्रिजहेड कार्बन पे अगर हम इसको ऐसे बनाएं साइक्लिक फॉर्म में, तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है, तो ये 6 मेंबर रिंग हुआ। अब इस 6 मेंबर रिंग से, यानी यहाँ पे ये है और ये है और ये है और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, और इस पर क्या है, प्लस चार्ज है। तो ब्रिजहेड कार्बन, इस कार्बन पे क्या है, इसी कार्बन से ये वाला भी कार्बन, ये वाला भी कार्बन और ये ब्रिजिंग कार्बन भी अटैच है, तो इसको बोलते हैं ब्रिज हेड। ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन इसको बोलते हैं। और ब्रिज हेड कार्बन पे प्लस चार्ज आना हाईली अनस्टेबल, यानी कि ये सबसे ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, यानी कि ये क्या हो, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स क्या थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि अगर ब्रिजहेड पोजीशन पे प्लस चार्ज आ रहा है यानी कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लो, सबसे ज्यादा हमारा थर्ड, यानी कि हम जो ऑर्डर लिखेंगे सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी थर्ड की होगी। उसके बाद देखो, इसमें और इसमें ये मोर स्टेबल था क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम है, यानी कि हमारा जो होगा फर्स्ट होगा। उसके बाद देखो सेकंड आया, और सबसे लिस्ट क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो ये है ओवरऑल ऑर्डर। तो आप कैसे क्वेश्चन को हैंडल करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और कैसे करना है। अगर लिविंग ग्रुप सेम है तो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, वहां पे कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करो। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, जब तुम हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 को स्टडी करोगे, वहां हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में डिटेल स्टडी किया था। तो क्या है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरलिंक्ड है, अगर तुम पिछला नहीं आ रहा है, आगे तुमको दिक्कत आना ही आना है। तो पिछला तुमको जब तक क्लियर नहीं है कंसेप्ट, आगे प्रॉब्लम फेस करना होगा। इसलिए बैक में जाइए, पढ़िए, फिर आइए, फिर रिवाइज करिए, क्वेश्चन पे आइए, प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम में उलझेंगे, फिर बैक जाइए, फिर पढ़िए। इस तरह आप 1 ईयर कंटिन्यू करोगे, तब जाकर इस पर कमांड होगा। ये जितने जल्दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, उतने जल्दी दिमाग से जाता है। यहाँ मैं बोल दिया, आपको समझ में आया होगा, लेकिन 2 घंटे बाद फिर आप वॉक आउट हो जाएगा। तो परमानेंट करने के लिए आपको अपने किस पे जाना है, नोटबुक पे या लेक्चर पे जाना है, रिवाइज करना है, नोट डाउन करना है कि क्वेश्चन को कैसे हम हैंडल करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। देखते हैं उसमें क्या है।
क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेशनलाइजेशन। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन वर्ड आने का मतलब, मैंने बताया था कि HN1 रिएक्शन में क्या होता है, रेशमिक मिक्सचर बनता है, यानी कि रेशनलाइजेशन होता है, यानी कि ये SN1 के रिएक्शन है, प्रॉब्लम। तो देखो ऑप्शन क्या दिया था, ऑप्शन दिया है फर्स्ट ऑप्शन है ये है फर्स्ट। जो सेकंड ऑप्शन है वो कुछ ये है, ये सॉल्वेंट दिया है, ये, और ये सॉल्वेंट दिया है एसिटिक एसिड। ये अब देखो थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, थर्ड ऑप्शन दिया है ये, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसको यूं ही नहीं सॉल्व कर सकते हो जब तक तुम्हारे पास कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर तुम नहीं दे सकते हो। तो कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेसिमाइजेशन, यानी कि रेशमिक मिक्सचर बनना, यानी कि हमारा जो रिएक्शन दिया है उसमें क्या ऑप्टिकल सेंटर देना होना चाहिए, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री है। तो देखो ये हमारा कार्बन का, ये ओ सी एच थ्री इस कार्बन से चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, इस कार्बन से भी चारों ग्रुप डिफरेंट है।
इस कार्बन से भी चारों ग्रुप डिफरेंट है और इस कार्बन सेंटर से ही चारों ग्रुप डिफरेंस है। यानी कि ये हमारा क्या है, कायरल सेंटर। यानी कायरलिटी आ गया, यानी कि हमको क्या देना है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ओटीएफ क्या है, ट्रिफ्लेट। ओटीएफ को मैं बताया था क्या, CF3SO यानी कि ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में किससे डिनोट किया था, ओटीएफ, मेथाइल सल्फोनेट। अगर आपको याद हो तो लिविंग ग्रुप को जब मैं लेक्चर लिया था तो मेथाइल सल्फोनेट, इसको ओटीएफ से ट्राईफ्लोरोमेथाइल सल्फोनेट इसको बोलते हैं। तो ओटीएफ 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 बेस्ट लिविंग ग्रुप है, इसमें कोई शक नहीं है। अब कह रहे हैं कि रेसिमाइजेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो इसमें तीनों में ही क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेंगे, तीनों में बनेंगे, क्योंकि तीनों पे क्या है, कायरल सेंटर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन फास्ट बनाएगा, मतलब रिएक्शन किसमें सबसे फास्ट होगा। यानी कि फास्ट उसमें होगा जहां पे हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज्यादा होगा उसकी रिएक्शन फास्ट होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है तो प्लस चार्ज आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको बनाते हैं तो देखो ये COCH3 ये बना, यहाँ पे ये बना, और यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा, ये बना, और ये कार्बोकेटाइन बन गया। यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट जो क्या है, इथेनॉल मेथेनॉल है, ये दिया हुआ। सब में तुम कार्बोकेटाइन बना दो, इसमें भी कार्बोकेटाइन बना दो, इसमें भी कार्बोकेटाइन बना दो, इसमें भी कार्बोकेटाइन बना दो, ठीक। अब हमने क्या किया, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक कर लो, तो देखो क्या होता है। तो रेसिमाइजेशन के लिए ये याद रखना है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, रेसिमाइजेशन यानी कि रेसिमाइजेशन का परसेंट ज्यादा कब होगा, या तो हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल हो या हमारा सॉल्वेंट क्या हो, मोर पोलर। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक करो, तो यहाँ पे OCH3 ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ये भी क्या प्लस H हाइपर कंजुगेशन, और ये प्लस एम इस रिंग का होगा। यानी कि प्लस एम प्लस एच प्लस एम ये क्या कर रहा है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि इस चार्ज को मिनिमाइज करेगा, ये कंजुगेशन को बढ़ाएगा, यानी कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये भी स्टेबल कर रहा है, ये भी स्टेबल कर रहा है, बट यहाँ पे क्या है, डांसिंग रिजोनेंस। तो डांसिंग रिजोनेंस होने के कारण यहाँ पे जो स्टेबिलिटी आएगा वो ज्यादा होगा। तो अगर इसका कार्बोकेटाइन बनाते हो तो इसका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये बना, ये बना कार्बोकेटाइन। तो ये देखो, ये जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे प्लस एम है, ये हाइपर कंजुगेशन है, प्लस एच है, ठीक। यहाँ पे भी इसका रिंग का प्लस एम होगा, और यहाँ पे इसके साथ क्या होगा, डांसिंग रिजोनेंस, यानी कि डांसिंग रिजोनेंस, ठीक। ये भी स्टेबल है, बट देखो स्टेबिलिटी देखो, ये जो होगा डांसिंग रिजोनेंस के कारण ये मोर स्टेबल होगा, किससे, इससे। यानी कि ये जो कार्बोकेटाइन होगा, अगर हम स्टेबिलिटी की ओर देखें तो ये इससे ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू द डांसिंग रिजोनेंस। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, यानी यहाँ प्लस चार्ज आएगा, अमोनिया NH2 प्लस एम हाईली प्लस एम इफेक्टिव रोल शो करता है। यहाँ पे भी क्या है,
प्लस एम है, यहाँ पे भी प्लस एम है और यहाँ पे भी प्लस एच है। ये क्या करेगा, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो हाईली स्टेबल होगा, यानी कि इस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये जो कार्बोकेटाइन बना, यहाँ पे जो प्लस चार्ज जनरेट हुआ वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, हाईली स्टेबल। ठीक, तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल हुआ। अब यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस आर, यानी कि माइनस आर या माइनस एम ये शो करेगा, और ये भी माइनस एम शो करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा, और खींचेगा तो यहाँ पे हाईली अनस्टेबल, तो ये क्या हो जाएगा, लिस्ट स्टेबल, लिस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन इस केस में बना, फिर इसमें और इसमें कंपेयर करो तो ये बना, यानी ये सबसे कम। तो हम देखो, हम अगर ऑर्डर देखते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा कार्बोकेटाइन बना ये, फिर उसके बाद हमारा सेकंड पे आया ये, थर्ड पे आया ये, और ये फोर्थ पे आया ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हुआ। यानी कि हमारा जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, अगर हम इसको 1 मानते हैं, ठीक, इसको हम 2 मानते हैं, ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर हम इस 1 2 डिनोट किए हैं उसके रिस्पेक्ट में, तो सबसे ज्यादा 1 हो गया, फिर उसके बाद ये 2 वाला हुआ, फिर हम ये थर्ड वाला हुआ, और फिर ये फोर्थ वाला हुआ। तो हमारा जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हुआ वो सबसे ज्यादा क्या हुआ, अगर इसको देखो तो 1 किसका है, थर्ड है, तो सबसे ज्यादा रेशमाइजेशन थर्ड में होगा, फिर उसके बाद सेकंड में होगा, फिर उसके बाद थर्ड में होगा, फिर उसके बाद फोर्थ में होगा। किसके रिस्पेक्ट में, इसके इस डिनोशन के, यानी कि इसको हमने डिनोट किया है इस ब्लू कलर के इंक से। यानी कि ये जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ, यहां पे लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ, यानी कि जितने ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन उतने ज्यादा रेशमाइजेशन। ठीक, और यही पूछा है, लेकिन अगर ये करके आते हो तो ये ऑप्शन में रहेगा और ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, देखो इसका रीजन क्या है। ये तो हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को निकाला, तो मैं जब बताया था स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो आपको याद होना चाहिए कि रेशमाइजेशन का परसेंटेज मैक्सिमम कब होता है। तो मैंने वहां पे बताया था कि अगर हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, यानी हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, उस केस में रेशमाइजेशन मैक्सिमम होगा, 97, 98, 99 होगा। या दूसरा कंडीशन, हमारा जो सॉल्वेंट हो वो क्या हो, मोर पोलर हो, यानी जो सॉल्वेंट है वो हाईली प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, उस केस में रेशमाइजेशन का परसेंटेज ज्यादा होगा। तो दो चीजें आपको ध्यान रखना है, अगर रेशमाइजेशन से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना है और सॉल्वेंट देखना है। तो जिसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा और जिसमें मोर पोलर सॉल्वेंट यूज हुआ होगा, वहां पे हमारा रेशमाइजेशन का परसेंटेज मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ये ऑर्डर है, बट ये ऑर्डर क्या सही है, नहीं, गलत है। अगर हम बात करें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, तो आपको याद है मैंने एक कॉलम बनाया था, उसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट को डिनोट किया था कि कौन से जो मोर पोलर होंगे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैक्सिमम होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यानी कि डीसी जो होता है, वो कितना होता है, अराउंड 81, ये था। फिर मैंने बताया था कि मेथेनॉल का, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है डीसी जो होगा वो होता है 33। एसिटिक एसिड, इसका अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर देखोगे तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 6। मेथेनॉल फिर सेम सॉल्वेंट है, यहां पे देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 33। तो ये देखो फर्स्ट वाला जो केस है यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला जो केस है उसमें हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन भी बना और जो पोलरिटी है वो सबसे ज्यादा है,
यानी कि मैक्सिमम रेशनलाइजेशन जो होगा वो किस में होगा, इस थर्ड वाले में। तो फर्स्ट रैंक जो होगा वो थर्ड वाले को गेन करेंगे, यानी कि जो ऑर्डर लिखोगे वो क्या होगा, सबसे ज्यादा। अब हम इस क्वेश्चन के नंबरिंग के बेसिस पे जा रहे हैं, ब्लैक से इसको लिखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो रेशनलाइजेशन होगा वो थर्ड में होगा। ये हमारा क्या था, गलत था, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा जो रेशनलाइजेशन होगा वो किस में होगा, थर्ड वाले पे होगा, क्योंकि यहाँ पे हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है और हमारा जो सॉल्वेंट क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब देखो पोलरिटी, ये जो है स्टेबल तो है इसके कंपेयर में, बट इसकी पोलरिटी देखो 6 और इसका 33। तो इस पोलरिटी में कितना 5 टाइम का डिफरेंस है और स्टेबिलिटी में माइनर डिफरेंस है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी मोर स्टेबल तो है, बट इस स्टेबिलिटी को कॉम्पनसेट कौन कर रहा है, इसकी पोलरिटी। यानी कि इसकी जो पोलरिटी है वो इसकी स्टेबिलिटी को कॉम्पनसेट कर दे रहा है। ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन था, इसमें मोर रेशनलाइजेशन होना चाहिए था, बट यहाँ का जो सॉल्वेंट की पोलरिटी है वो 6 टाइम 5 टाइम कम है एज कंपेयर टू इसके। तो इसके जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत कम थी इससे, वो इसको बैलेंस कर दिया। उस केस में जो होगा वो सबसे ज्यादा जो होगा इसमें होगा, ना कि इसमें। विथ रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी ये होना चाहिए था, बट ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी इसकी पोलरिटी इससे 5 टाइम से ज्यादा कम है, इसलिए इसमें रेशनलाइजेशन ज्यादा होगा। तो सेकंड पे क्या हो जाएगा, 1। अब देखो यहाँ पे ये पोलरिटी इसकी कम है, यहाँ पे पोलरिटी ज्यादा है, बट देखो सॉरी, इसकी स्टेबिलिटी, ये हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि इसकी जो पोलरिटी है वो इसको कंपनसेट नहीं कर पाएगा। ये हाईली पोलर तो है इसके रिस्पेक्ट में, बट इसकी जो स्टेबिलिटी है वो हाईली अनस्टेबल है, इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी का जो डिफरेंस है वो मेजर डिफरेंस है। स्टेबिलिटी का मेजर डिफरेंस होने के कारण इस पोलरिटी को कंपनसेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे स्टेबिलिटी में माइनर डिफरेंस था, इसलिए इस पोलरिटी को कंपनसेट किया था। तो यानी कि उसके रिस्पेक्ट में ये हाईली अनस्टेबल होगा, तो इसमें रेशनलाइजेशन सबसे कम, यानी कि हमारा जो थर्ड जो होगा वो सेकंड वाला होगा और फोर्थ जो होगा वो लिस्ट होगा। तो ये जो हमारा आंसर आएगा, इसको जब आप टिक करोगे तो ये तुम्हारा जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। तो ये है प्रॉब्लम को हैंडल करने का वे, आप किस तरह को प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हो। स्टेबिलिटी देखो, स्टेबिलिटी देख के डायरेक्ट मार दिए चले आए। तो अगर रेशनलाइजेशन वर्ड लिख दिया है तो एक पॉइंट नोट कर लो, इस क्वेश्चन को समझ लो एक बार फिर से, अच्छे से देख लो। मैंने बताया कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करो। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमने सब में कार्बोकेटाइन देखा, तो ये फर्स्ट हाईली स्टेबल, ये क्या था, उसके बाद स्टेबल, ये स्टेबल, फिर लिस्ट स्टेबल। यानी कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल उस रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, रेशनलाइजेशन ज्यादा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ऑर्डर हमने ये लिख दिया, यानी कि सबसे ज्यादा ये स्टेबल था, फिर सेकंड पे ये था, थर्ड पे ये था, फोर्थ पे ये था। ओके, लेकिन हम पोलरिटी चेक करें तो पोलरिटी को चेक किया तो हमारा रिजल्ट कुछ इस टाइप से आया। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर भी रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है तो आप सिंगल केवल कार्बोकेटाइन नहीं देखोगे, वहां पे पोलरिटी को भी कंसीडर करोगे। तो इसमें ऑर्डर जो होगा आंसर हमारा ये करेक्ट हुआ। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एरो गैरो क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन जेई एडवांस के लिए है, जेई मेंस के लिए है, एम्स के लिए है, इस तरह के एग्जाम के लिए क्वेश्चन फ्रेमवर्क किया गया है। ओके, तो यहाँ पे एक नोट लिख लो। नोट में क्या लिखोगे, इस एक क्वेश्चन से आया कि मैक्सिमम रेसिमाइजेशन, मैक्सिमम
मैक्सिमम रेसिमाइजेशन कंडीशन क्या होगा? तो फर्स्ट कंडीशन होगा स्टेबल कार्बोकेटाइन हो, स्टेबल कार्बोकेटाइन, और दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए? पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो मैक्सिमम रेसिमाइजेशन का कंडीशन है कि अगर हमारा कार्बोकेटाइन क्या है, मोर स्टेबल है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। देखो, अगर इस तरह से क्वेश्चन सॉल्वोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, तो ये SN1 का एग्जांपल है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है कुछ इस टाइप का है। सेकंड जो है थर्ड जो है वो इस टाइप से है। फोर्थ जो है कुछ इस टाइप से। ओके, ये ऑप्शन दिया है। कह रहा है कि सॉल्वोलिसिस का ऑर्डर क्या होगा। ठीक, तो हमको करना क्या है कि सॉल्वोलिसिस का मतलब SN1 रिएक्शन, कार्बोकेटाइन बना दो। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बना दो, जिसकी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल उसकी सॉल्वोलिसिस सबसे ज्यादा, यानी कि वो फास्ट होगा। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन बनाओ। तो फर्स्ट स्टेप में अगर कार्बोकेटाइन बनाते हो तो क्या बनेगा? ये यहाँ पे +4, ये लोन पेयर है। सेकेंड का कार्बोकेटाइन बनाओ, +4, ये हाइड्रोजन अटैच है। इसका कार्बोकेटाइन बनाओ, ये बना, और इसका कार्बोकेटाइन बना दो, ये बना। ठीक, सॉल्वोलिसिस उसमें ज्यादा होगा जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। अब इसमें स्टेबिलिटी को चेक करो। तो स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे? तो मैं बताया कि अगर कोई हेटेरोएटम है उसके जस्ट बगल में अगर +4 डेवलप हो रहा है, यानी कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो ये क्या होगा? रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा।
ये भी स्टेबलाइज्ड होगा, ये भी जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब स्टेबलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि इसके जस्ट कार्बन पे नहीं है, ये रेजोनेंस में नहीं होगा, यानी कि ये स्टेबलाइज नहीं होगा। ये भी क्या होगा, ये भी स्टेबलाइज होगा। अब देखो ये तीनों, तीन स्टेबलाइज हो रहे हैं और ये स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, ये जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा है और ये तीनों स्टेबलाइज हो रहा है। यानी कि इससे ये निष्कर्ष निकला कि ये जो है वो सबसे कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 1, 2 एंड 4। तो सबसे पहले सबसे पीछे इसका सॉल्वोलिसिस होगा, यानी कि जो रिएक्टिविटी होगा उस इसका जो होगा वो सबसे कम होगा। अब बच गया ये तीन, तीनों में रिजोनेंस है, उसमें कैसे डिसाइड करोगे कि किसमें बेटर होगा और किसमें पुअर होगा? उसमें डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? अब देखो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है, मैं बोला कि डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है, तो यहाँ पे ये ग्रीन क्या है, सब में कॉमन है, ये जो पार्ट है सब में कॉमन है, ये जो पार्ट इसको हटा दो, इसमें देखो ये कॉमन है। अब डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बात करो तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे, पीएन देखोगे तो क्या होता है, 3 होता है, 3.5। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो होता है 3। यहाँ पे भी नाइट्रोजन है 3। तो तुमको पता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इजिली किसी को देगा नहीं। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इसका 3.5 है, तो इसका जो लोन पेयर है वो टाइटली बाउंड है ऑक्सीजन से, और जब टाइटली बाउंड है तो अपना लोन पेयर रेजोनेंस के लिए देगा नहीं, देगा बट इजी नहीं देगा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। यानी कि इसमें जो रेजोनेंस होगा वो क्या होगा, स्लो होगा, और जब रेजोनेंस स्लो होगा तो हमारा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके कंपेयर में ये मोर स्टेबल हुआ, इसके कंपेयर में, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है, लोन पेयर टाइटली बाउंड है, ये रेजोनेंस में स्लो पार्टिसिपेट कर रहा है, ये रेजोनेंस में फास्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, ये चार्ज को मिनिमाइज फास्ट करेगा, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो ये कंक्लूजन निकला कि इन दोनों में ये मोर स्टेबल है। अब ये इन दोनों में मोर स्टेबल है तो जाहिर सी बात है कि इससे ज्यादा ये स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। लेकिन अब इसमें और इसमें कंपेयर करो, 2 और 4 में, तो यहाँ पे रिजोनेंस भी स्टेबलाइज्ड है, और तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये देखो एलाइलिक पोजीशन, यानी कि यहाँ पे दोनों तरफ से स्टेबलाइज है, इस एलाइल ग्रुप से भी स्टेबलाइज है और ये रिजोनेंस से भी स्टेबलाइज है। यानी कि ये जो प्लस चार्ज है वो ज्यादा मिनिमाइज होगा इस मॉलिक्यूल में, इस कार्बोकेटाइन का प्लस चार्ज इस नाइट्रोजन के लोन पेयर से भी स्टेबलाइज होगा और इस पाई बॉन्ड से भी स्टेबलाइज होगा। यानी कि यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन हो रहा है वो सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या है, ये है। तो सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इन सब में, चारों में अगर देख रहे हो तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, और ये क्या है, लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। और क्या है, ये क्या है, मोर स्टेबल है, और ये केवल स्टेबल है। तो आप देख सकते हो मोस्ट स्टेबल, फिर मोर स्टेबल, फिर स्टेबल, और ये लीस्ट स्टेबल। ऑर्डर देख लो तो सबसे ज्यादा फोर्थ का है, यानी कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा सॉल्वोलिसिस किसका होगा, फोर्थ का होगा। फिर उसके बाद मोर वाला आएगा सेकंड का, फिर उसके बाद 1 का, और सबसे लिस्ट थर्ड का। तो ये क्या है, ओवरऑल सॉल्वोलिसिस का ऑर्डर हुआ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, सॉल्वोलिसिस हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, AgNO3 से प्रिसिपिटेट बनेगा, तो सब में कार्बोकेटाइन ही बनेगा, यानी कि SN1 का ही रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में,
ये तथा जब तुम्हारा क्या है, सबस्ट्रेट एल्किल हैलाइड्स है, कुछ एल्कोहल भी होते हैं, एल्कोहल में भी क्या होता है, SN1 रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, एल्कोहल भी दिया है, ईथर भी दिया है, तो वहां पे भी क्या होते हैं, SN1 रिएक्शन होते हैं। जैसे मान लो हमने यहां तक देखा एल्किल हैलाइड्स दिया है, तब अगर हमारा सबस्ट्रेट क्या है, एल्कोहलिक फॉर्म में है, एल्कोहलिक फॉर्म में है, यानी कि अगर ये रिएक्शन दिया है CH3 C CH3 CH3 OH, और इसका रिएक्शन करा रहा है HI से। ठीक, अब देखो ये OH है, OH जो होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है कार्बन से, ये जल्दी रिप्लेस नहीं होना चाहेगा। तो नहीं होना चाहेगा, और रिप्लेस होगा भी तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, यानी कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है क्या है, स्टेबल बॉन्ड है, वो ब्रेक नहीं होना चाहेगा। इसलिए ये, क्यों, क्योंकि वाटर देखो ये H और OH, ये इसको H प्लस में एंड OH माइनस में ब्रेक करते हैं। तो वीक एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा तो पुअर लिविंग ग्रुप होगा। हमने बताया था कि अगर कॉन्जुगेट बेस वीक होगा तो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। ये वीक एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, और कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, तो ये लिविंग ग्रुप पुअर, यानी कि ये लिव नहीं करना चाहेगा, और ये लिव नहीं करना चाहेगा तो रिएक्शन क्या होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए जहां भी एल्कोहल का अगर सबस्ट्रेट है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करते हैं, यानी प्रोटोनेट करेंगे तो क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, यानी कि जो लोन पेयर है इस पे, इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो प्रोटॉन को अपने पास ले लेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, देखो CH3 C CH3 CH3, ये O, ये H हुआ, और ये जो प्रोटॉन लिया तो यहाँ पे आ गया क्या, प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज आया, प्लस चार्ज आने का मतलब ऑक्सीजन पे हाईली अनस्टेबल, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा, इस कार्बन ऑक्सीजन की जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास खींच लेगा। ठीक, और जब अपने पास खींचेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड क्या हो जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, और जब ब्रेक कर जाएगी तो हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा, और कार्बोकेटायन फॉर्म होगा तो H2O निकलेगा। तो मैं बताया था कि बेस्ट लिविंग ग्रुप वो होता है जो क्या है, स्टेबल हो। तो न्यूट्रल फॉर्म में H2O के फॉर्म में निकल रहा है, स्टेबल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे वाटर रिमूव होगा, यानी कि ये बॉन्ड ये देख क्लीव होगा, और इस तरह से हमारा ये CH3 प्लस चार्ज बना। और ये H कहाँ से लिया, इससे, ये किस फॉर्म में टूटा था, H प्लस और आयोडाइड आयनिक फॉर्म में, तो ये H ले लिया था। ठीक, और आयोडाइड हमारा क्या है, बचा हुआ रिएक्शन मीडियम में, तो ये जो आयोडाइड है वो फिर से इस पर अटैक करेगा, तो ये हमारा बन गया क्या, CH3। तो टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड ये बन गया, यानी कि हमने एल्कोहल से क्या किया, एल्किल हैलाइड्स, और इसी एल्किल हैलाइड से हम एल्कोहल में भी जा सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू किससे, अगर हमने यहाँ पे वाटर से रिएक्शन करा दिया तो जस्ट कन्वर्जन हो गया एल्कोहल से एल्किल हैलाइड्स SN1 में, या एल्किल हैलाइड से यहाँ पे, जब कब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है तब, 2 डिग्री 1 डिग्री की बात में बात करेंगे जब हम एल्कोहल का चैप्टर पे आएंगे। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल है, जैसे ईथर भी है, ईथर भी क्या देते हैं, SN1 रिएक्शन शो करते हैं, कब, जब स्टेबल कार्बोकेटायन बने तब, तभी वो SN1 को शो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो ईथर है, ये है, ये क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड यानी ईथर बॉन्ड है, यानी ये अगर सी मानो, ये सी मानो, तो COC ईथर है। ठीक है, अब ईथर है, इसका रिएक्शन HI से करा दो। ठीक, तो ये भी बॉन्ड ब्रेक कब होगा, जब हमारा प्रोटोनेशन होगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा,
ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इस H को अपने पास खींचेगा। तो जब H को अपने पास खींचेगा तो देखो कुछ इस टाइप का कंडीशन बनेगा। ये बना। ठीक। अब क्या होगा कि अब हमको ब्रेक करना है कि इस कार्बन पे, इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, एनएस अनस्टेबल, इसको स्टेबलाइज करना है तो इसको क्या करना होगा, इस अपने इस या तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा या तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, दो में से किसी एक को बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अगर हम इस बॉन्ड को डिनोट करते हैं ए से और इस बॉन्ड को डिनोट करते हैं बी से, ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड। तो देखो अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम इस ए को ब्रेक करते हैं, अगर हम इस ए बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो क्या कंडीशन जनरेट होता है। अगर हम इस ए बॉन्ड को ब्रेक करेंगे यानी कि ऑक्सीजन क्या करेगा, इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, ये प्लस चार्ज मिनिमाइज हो जाएगा, तो हमारा देखो क्या बनेगा, ये बना और इस पर आया प्लस चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा इधर, यहाँ आएगा प्लस चार्ज, प्लस ये जो होगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अगर तुम देखो तो ये O और ये H, ये बन गया। कब, जब हम इस ए पाथवे से गए तब। दूसरा कंडीशन, हम अगर हम इस बी से ब्रेक करते हैं, इस बी को ब्रेक करते हैं, यानी कि हम अब इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो देखो क्या बन रहा है, ये प्लस चार्ज और ये ये बन रहा है। ठीक, ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये बना किसके थ्रू, जब हम बी पाथवे से गए तब, यानी कि इस बॉन्ड को ब्रेक किए तब। तो एक से ब्रेक किए तो ये दोनों बना, और ये जो बन रहा है वो क्या है, एरोमेटिक सिस्टम है। तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक सिस्टम। और ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ये क्या है, फॉरेन रूल को फॉलो कर रहा है। ये फॉरेन प्लस टू हकल रूल्स को फॉलो कर रहा है, ये फॉरेन रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये एंटी एरोमेटिक्स है, ये एंटी एरोमेटिक्स है, तो ये क्या है, अनस्टेबल है। और ये एरोमेटिक है तो ये क्या है, स्टेबल है। यानी कि अगर ईथर दिया है तो किस बॉन्ड को ब्रेक करना है, अगर एरोमेटिसिटी को गेन किया है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। यानी कि जो हमारा जो पाथवे ब्रेकिंग का होगा वो ये होगा, ये वाला पाथवे हम फॉलो नहीं करेंगे, ये रॉन्ग पाथवे है। ये क्या है, रॉन्ग है। हम इस पाथवे से जाएंगे, और इस पाथवे से जाएंगे तो ये कार्बोकेटाइन बना, और नेक्स्ट स्टेप में क्या बना, ये साइक्लोप्रोपेनियम कार्बोकेटाइन बना, और आयोडाइड हमारा मिक्सचर में है, ये आयोडाइड आयन के फॉर्म में। ये आयोडाइड आयन इस पर अटैक करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो हम ये पाथवे को फॉलो नहीं करेंगे, हम इस पाथवे को फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है, स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ये ध्यान देना होगा, ये हमारा नहीं बनेगा। अगर आप ये टिक करते हो तो ये रॉन्ग आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्या ईथर में चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे हम डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन एक ये है, और दोनों का हमने रिएक्शन कराया वाटर से, तो क्या बनेगा। ये हमने लिखा, ये ए है और ये बी है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, तुम खुद सोचो, 2 मिनट सोच सकते हो। ठीक है, ये हमारा एलाइल क्लोराइड्स है, और ये है बेंजाइल क्लोराइड्स है, क्लोरोबेंजीन है। इसका हमने कराया वाटर से रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाह रहे हैं, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो हम ये देख रहे हैं कि तुम ये प्रोडक्ट बनाओगे क्या, यानी कि तुम क्या करोगे, CH2 CH OH ये बनाओगे,
और दूसरे में क्या बना दोगे, आंख बंद करके ये बनाओगे, क्योंकि वाटर है, एच ओ एच, यानी ये टूटेगा, यहाँ पे भी ये एच ओ एच, ये टूटेगा, HCl बाहर जाएगा, ओ एच यहाँ जुड़ जाएगा, HCl बाहर जाएगा, ओ एच यहाँ जुड़ जाएगा। क्या ये आंसर सही है? नहीं, ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक, ये रिएक्शन क्यों नहीं होगा, तो देखो क्यों नहीं होगा। यहाँ पे जो बनाओगे, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या बनता है, कार्बोकेटायन। ये सपोज करो CH2Cl है, एलाइल क्लोराइड्स, इसका जब कार्बोकेटायन बना रहे हो तो ये कार्बन देखो, ये जो कार्बन है ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण यहाँ पे क्या है, 3 लोन पेयर है। ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहाँ पे लोन पेयर, ये इसके साथ रिजोनेंस में है, तो ये अगर रिजोनेंस में है तो कुछ इस टाइप से कंडीशन होगा। अगर इस टाइप से कंडीशन होगा, यानी कि CH2 पे माइनस चार्ज, ये CH Cl पे प्लस चार्ज, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन किया। अब ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन किया, तो क्या डबल बॉन्ड को तुम ब्रेक कर सकते हो, क्वेश्चन है। डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये ब्रेक नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट कि ये क्यों नहीं बनेगा प्रोडक्ट, तो क्या आंसर होगा कि ये इसके साथ पाई बॉन्ड के साथ क्या है, रिजोनेंस है, रिजोनेंस के कारण ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड ना होकर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को गेन किया। तो फर्स्ट पॉइंट कि दिस Cl बॉन्ड कंटेन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो क्या लिखोगे, Cl बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका आंसर होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम इस केस में क्या देख रहे थे, C C C और ये Cl, ये क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज था, sp3 हाइब्रिडाइज था, यानी कि यहाँ के s कैरेक्टर, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, s कैरेक्टर कितना है, 25%। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, s कैरेक्टर कितना है, 33.3%। s कैरेक्टर इंक्रीज किया, यानी कि इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ और मजबूत हुआ, ये बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होगा। तो सेकंड क्या आप लिखोगे, इट इज नॉट easy to break, it is not easy to break CCl bond because carbon is sp2 hybridized। तो पहला, दूसरा क्या है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं है। तीसरा कंडीशन, सपोज तुमने ये ब्रेक कर दिया, ये तुमने ब्रेक करके कार्बोकेटायन जनरेट कर दिया, ये तुमने बॉन्ड को ब्रेक किया, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद तुमने कार्बोकेटायन बना दिया, ये कार्बोकेटायन बनाया। अब ये कार्बोकेटायन बना, तो इस कार्बोकेटायन पे जो हाइब्रिडेशन होगा कार्बन का क्या होगा, sp। अब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp यानी कि s जो कैरेक्टर है, s कैरेक्टर कितना हो गया हमारा 50%। ठीक, अब इस s कैरेक्टर 50% होने के कारण ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज आना, यानी हाईली अनस्टेबल। तो थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो, प्लस चार्ज lies at sp hybridized carbon which is highly
अनस्टेबल। प्लस चार्ज जो है वो किस पे, प्लस चार्ज लाइज एट sp हाइब्रिडाइज कार्बन विच इज हाईली अनस्टेबल, विच इज हाईली अनस्टेबल। तो ये 3 रीजन है जिसके कारण ये नहीं ब्रेक होगा। पहला, CCl बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये it is not easy to break CCl bond because carbon is sp2 hybridized। sp2 hybridized होने के कारण यहाँ पे sp3 hybridized था, इजिली ब्रेक था। sp2 hybridized होने के कारण s कैरेक्टर 33%, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, अब ब्रेक करना इजी नहीं होगा। और अगर तुमने ब्रेक कर भी दिया बाय द वे, तो प्लस चार्ज लाइज एट sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज हाईली अनस्टेबल, यानी कि ये जो कार्बोकेटायन जो बना है वो क्या है, हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल यानी कि ये नॉट फॉर्म, ये नहीं बनेगा, यानी कि ये जो कार्बोकेटायन है वो नहीं बनेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा, ये इसके साथ रेजोनेंस में आएगा। अगर यहाँ पे तुम बनाते हो तो ये क्या बन जाएगा, इसका जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये भी sp हाइब्रिडाइज होगा और sp हाइब्रिडाइज होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। तो ये दिमाग में रख लो, दिमाग की बत्ती खोल लो कि अगर क्लोरीन या कोई भी हैलोजन एटम अगर उस एलाइलिक पोजीशन से, विनाइलिक किसको बोलते हैं, विनाइल ग्रुप, इस विनाइल ग्रुप से अगर अटैच्ड है या इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, यानी SN1 रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब लास्ट में देखते हैं, एक लास्ट पॉइंट है कि तुम्हारे पास अगर कुछ भी नहीं है, तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, हम क्या करें, यानी कि तुम्हारा नैया जो है अब डूबने वाली है, तुमको एग्जाम में कुछ भी नहीं याद आ रहा है SN1 के बारे में, तो लास्ट जो हथियार यूज करोगे क्या करोगे, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। यानी कि लास्ट ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास ये होगा कि तुम क्या करना, कि तुमको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना कि तुम लिख देना SN123 और इसको हमने डाल दिया पानी में। SN123 पानी में हमने डाल दिया, कुछ भी तुमको नहीं याद आ रहा है कि हम लिखें तो क्या लिखें, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि सब भूल चुका है, तो हमने क्या किया, SN123 लिख के इसको पानी में डाल दिया। अब पानी में डाल दिया तो ये देखो, ये जो है वो डिनोट कर रहा है कि रिएक्शन जो है वो यूनिमोलिकुलर है, यूनिमोलिकुलर है। ये जो 2 जो है वो डिनोट कर रहा है कि ये जो है 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है। और ये जो 3 जो है वो डिनोट कर रहा है क्या, ये डिनोट कर रहा है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन एंड देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन के थ्रू प्रोसीड करेगा। यानी कि जो कार्बोकेटायन होगा वो SN1 में 3 डिग्री होगा, और ये जो वाटर है, ये वाटर डिनोट कर रहा है कि जो हमारा सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो प्रोटिक पोलर होगा, प्रोटिक पोलर होगा। तो कुछ भी अगर नहीं है तो लास्ट ब्रह्मास्त्र यही है कि इसको लिख दो कॉपी पे, और लिखने के बाद कम से कम इतना तो आपको आना चाहिए, SN123, 1 मतलब यूनिमोलिकुलर, 2 मतलब 2 स्टेप प्रोसेस, 3rd मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स यानी कार्बोकेटायन, और वाटर है यानी सॉल्वेंट जो है वो प्रोटिक पोलर होना चाहिए। तो ये था SN1 का फुल पैकेज। आप फर्स्ट से लास्ट वीडियो लेक्चर देखिए। आप पहले क्या करें, सब्जेक्टिव पे जाइए, फिर ऑब्जेक्टिव पे जाइए, क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है उसको कवर करिए। ओके, थैंक यू।